आज स्किप करना चाहते हैं तो करें, लेकिन डिस्क्रिप्शन में नोट्स और प्रैक्टिस पेपर को डाउनलोड करो ताकि बहुत अच्छा प्रिपरेशंस और मार्क आए। कॉन्सेप्ट लेना एक बात होता है और एग्जाम में मार्क लाना दूसरी बात होता है। अगर आप चाहते हो कि आपका बहुत अच्छा मार्क आए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसी के लिए मैंने 20 साल से भी ज़्यादा पुराना क्वेश्चंस का एक पीडीएफ बनाया है, मैं उनको सॉल्व करवाऊंगा। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, अगर नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप प्रीवियस या प्रैक्टिस पेपर जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और साथ ही साथ नोट्स भी मिलेगा, उनको डाउनलोड कर लो ताकि आपका बहुत ज़्यादा हेल्प हो। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के बाद में आप हम केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को देखते हैं। पहली बार अर्नेल्डस डिवेलिनोमान नाम के एक स्पेन के साइंटिस्ट ने एसिड को सिंपल तरीके से डिस्क्राइब किया। उन्होंने कहा कि एसिड टेस्ट में खट्टे होते हैं और मेटल के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल आप लेमन, ऑरेंज या टमाटो ले लो, इनका टेस्ट खट्टा होता है। उस समय कोई केमिकल फॉर्मूला या उतना एडवांस का लैब नहीं हुआ करता था, सिर्फ टेस्ट और रिएक्शन से ही पहचाना जाता था कुछ चीज़ों को। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आप हर एसिड को आप जीभ से टेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ एसिड बहुत करोसिव नेचर के होते हैं। मामूली मुंह पे गिर जाए तो मुंह जला देता है, अगर जीभ में डालोगे तो हो सकता है जीभ भी जल जाए। और ये भी देखा गया कि कुछ चीज़ें में, जैसे कि कॉफ़ी बीन्स में क्लोरोजेनिक एसिड होता है, एक एसिड कॉफ़ी बीन्स में एक एसिड मिलता है जिसका टेस्ट सॉर नहीं है बल्कि बिटर है। या बाइल सॉल्ट कह के एक एसिड होता है जो हमारे लीवर में बनता है, जिसका टेस्ट भी बहुत बिटर होता है। तो इसके बाद में 1884 में स्वीडन के एक साइंटिस्ट आर्हेनियस ने एसिड की साइंटिफिक डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा एसिड वो सब्सटेंस होता है जो पानी में घुल के H+ आयन रिलीज करता है। मतलब H+ यानी हाइड्रोजन आयन। एसिड ऐसा केमिकल है जिसको पानी में डालते ही वो टूट जाता है और टूटने पर वो पानी में H+ आयन छोड़ता है और वही H+ आयन एसिड को एसिड बनाता है। और इसी H+ आयन के कारण एसिड खट्टा होता है। जितना ज़्यादा H+ आयन की कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा खट्टा टेस्ट होंगी। अभी भी हमने ये चीज़ देखा कि एसिड वो सब्सटेंस होता है जो पानी में जाते ही टूट जाते हैं और जाते ही H+ आयन रिलीज करता है। असलियत में ये H+ आयन पानी में अकेला नहीं घूमता। ये H+ आयन बहुत छोटा और अनस्टेबल होता है। वो तुरंत पानी के मॉलिक्यूल H2O से जुड़कर H3O+ हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो एसिड की सही पहचान H3O+ आयन से होता है, ना कि H+ से। तो क्लास 10 के लेवल पर H+ आयन बोलना सही है, लेकिन असली कहानी H3O+ की है। अभी के लिए H+ समझो, आगे के लिए H3O+ याद रखना। देखिए, जैसे ही H+ आयन टंग के टेस्ट पार्ट के साथ में टच होता है, उनका केमिकल इंटरेक्शन एक खट्टा टेस्ट जनरेट करता है, जिसके वजह से एसिड्स हमें खट्टा टेस्ट होता है। अगर हम अपने आसपास में देखें तो बहुत सारे चीज़ों में एसिड मिलता है, जैसे कि लेमन या ऑरेंज अगर आप लेते हैं तो उसमें रहता है साइट्रिक एसिड। उस साइट्रिक एसिड को अगर आप वाटर में डिजोल्व करते हैं तो 3 H+ आयन मिलता है। उसी तरह अगर हम टमाटो लेते हो तो उसमें भी रहता है ऑक्जेलिक एसिड। अगर ऑक्जेलिक एसिड को अगर पानी में डालते हो तो आपको 2 H+ आयन मिलता है। फिर एप्पल में मेलिक एसिड रहता है। अगर एप्पल को अगर आप वाटर में डिजोल्व करते हो तो 2 H+ आयन मिलता है। टार्टरिक एसिड ग्रेप्स में रहता है, अगर उसको अगर आप वाटर में डिजोल्व करते हो तो आपको 2 H+ आयन मिलता है। और फिर से विनीगर या सिरका, इसमें एसिटिक एसिड रहता है, अगर उसको अगर आप पानी में डालते हो तो 1 H+ आयन मिलता है। तो मोटा मोटी यही बात है कि एसिड को अगर आप वाटर में डिजोल्व करते हो तो आपको H+ आयन मिलता है। इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड। अभी आप कुछ इंपॉर्टेंट एसिड को देख लीजिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम HCl से डिनोट करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से डिनोट करते हैं। नाइट्रिक एसिड HNO3 से हम डिनोट करते हैं। और एसिटिक एसिड, जिसे हम विनीगर या सिरका कहते हैं, वो CH3COOH से डिनोट करते हैं। देखिए, एसिड ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देता है और बेस रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देता है। देखिए, किसी के ऊपर में अगर एसिड गिर जाए तो उसका चेहरा लाल हो जाएगा। अगर लाल हो जाएगा तो उसका चेहरा कैसा था? ब्लू था। तो ये एक याद रखने का ट्रिक है। तो ब्लू लिटमस को एसिड रेड लिटमस में चेंज कर देगा। वही सी उल्टा है इन द केस ऑफ बेस, जहाँ पे रेड लिटमस को चेंज कर देगा बेस ब्लू लिटमस में, जिसको और हम डिटेल में पढ़ेंगे इंडिकेटर के टॉपिक में। मैंने एक चीज़ देखा है कि अगर मैं एसिड का नाम लूँ तो अक्सर दिमाग में तुरंत HCl या H2SO4 जैसे एसिड का नाम आपको दिमाग में तुरंत आ जाता है। लेकिन जब मैं बेस का बात करूँ तो लोगों को ज़्यादा एग्जाम्पल याद नहीं आता।
लेकिन जितना कंट्रीब्यूशन हमारे लाइफ में एसिड का है उतना ही कंट्रीब्यूशन हमारे लाइफ में बेस का भी है। फॉर एग्जांपल आप शैम्पू ले लो या आप साबुन ले लो या आप कोलगेट ले लो, ये सभी बेस है। बेस हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करता है, तो इसीलिए हमें बेस को भी अच्छे से देखना होगा। देखिए बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको अगर हम पानी में घुलते हैं तो हमें हाइड्रोक्साइड आयन या OH माइनस आयन मिलता है, और वही OH माइनस आयन एक बेस को बेस बनाता है। और इसी OH माइनस आयन के कारण हमें बेस को अगर टेस्ट करते हैं तो हमें कड़वा या बीटा टेस्ट होता है। जब हम बेस को हाथ से छूते हैं या रगड़ते हैं तो हमें साबुन जैसा फील होता है। बेस में अगर हम रेड लिटमस को अगर हम डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, और चेंज होके इसका कलर ब्लू हो जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं इन तीनों में एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है और न्यूट्रल सॉल्यूशन कौन सा है, तो आप आसानी से बता नहीं पाओगे, क्योंकि इन तीनों का कलर एक ही जैसा है और देख के बता नहीं पाओगे इतनी आसानी से कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, न्यूट्रल सॉल्यूशन कौन सा है। तो इनको पहचानने के लिए हम कुछ केमिकल का यूज़ करते हैं जिनको हम इंडिकेटर कहते हैं। देखिए हमारे गाड़ी या बाइक में भी इंडिकेटर यूज़ होता है। जब भी हम गाड़ी चलाते हुए हमें राइट में मुड़ना होता है या लेफ्ट में मुड़ना होता है तो हम इंडिकेटर का यूज़ करते हैं एक सिग्नल देने के लिए कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है। तो इसी तरह हमें इंडिकेटर का यूज़, केमिस्ट्री में भी इंडिकेटर का यूज़ करते हैं एक सिग्नल देने के लिए कि जो भी सब्सटेंस हमारे पास में हो वो एसिडिक सोल्यूशन है या बेसिक सोल्यूशन है। देखिए इंडिकेटर दो तरीके का होता है, एसिड बेस इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं जब हम उनको एसिड या बेस के साथ में मिक्स करते हैं तो उनका जो कलर होता है वो चेंज कर लेते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर होते हैं जिनका पास खुद का एक स्मेल होता है, जब हम उन इंडिकेटर को एसिड या बेस के साथ में मिक्स करते हैं तो हो सकता है वो चेंज हो जाए या ये जो स्मेल होता है वो पूरी तरह बदल जाए। तो हमें एसिड बेस इंडिकेटर को अच्छे से देखते हैं, इसके बाद में हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर को देखेंगे। देखिए एसिड बेस इंडिकेटर दो तरीके के होता है, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। कुछ हमें नेचर से मिलती है तो उनको हम नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं, और कुछ हमें लैब में तैयार करना पड़ता है जिनको हम सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। देखिए नेचर में हमें 4 इंडिकेटर को पढ़ना है, सिंथेटिक में 2 पढ़ना है। नेचुरल इंडिकेटर में पहला एग्जाम्पल लिटमस को देखते हैं। लिटमस 2 फॉर्म में हमें मिलता है, सॉल्यूशन के फॉर्म में और पेपर के फॉर्म में। अच्छा, ये बताने से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। देखिए इस दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको हम 5 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस दुनिया में अगर सारा ही पेड़ ले लो तो इन 5 में एक ना एक में आएगा ही। फॉर एग्जाम्पल आप लाइकेन ले लो, लाइकेन जो होता है वो टेलोफाइटा डिवीजन के अंदर में आता है। आप मैंगो ले लो, वो एंजियोस्पर्म में आता है। इसी तरह दुनिया के जितने भी पेड़ पौधे हो इन 5 में एक के अंडर आएगा ही आएगा। और दूसरा मैं कॉन्सेप्ट आपको देना चाहता हूँ डाई के बारे में। देखिए डाई एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके पास खुद का कलर होता है, अगर वो किसी और को साथ में मिलाए तो वो खुद का कलर उसको दे देता है। फॉर एग्जांपल आप गार्नियर ले लो, गार्नियर हेयर कलर जो होता है उसके पास वो भी एक डाई है, उसके पास खुद का एक कलर होता है। अगर आप बालों में लगाओगे तो बालों का कलर जो होता है वो चेंज कर देगा। अच्छा, बैक टू द टॉपिक। लिटमस सॉल्यूशन के पास में एक पर्पल कलर का डाई होता है जिसके वजह से लिटमस का कलर हमें पर्पल दिखाई देता है। जब लिटमस सॉल्यूशन को हम एसिड के साथ में मिक्स करते हैं तो उसका पर्पल कलर चेंज होकर रेड बन जाता है, और जब हम बेस के साथ में मिक्स करते हैं तो उसका कलर चेंज होकर ब्लू बन जाता है। तो अगर कोई मुझे एक सब्सटेंस देके बोले कि चेक करो ये एसिडिक है या बेसिक है, तो मैं क्या करूँगा, लिटमस सॉल्यूशन में उसके साथ में मिक्स करूँगा। अगर रेड कलर हो जाए तो मैं समझूंगा कि वो जो सॉल्यूशन था वो एसिडिक सॉल्यूशन था। अगर चेंज होकर ब्लू बन जाए तो मैं क्या समझूंगा कि वो सॉल्यूशन जो था वो बेसिक सॉल्यूशन था। अभी आप एक बात को समझिए। देखिए मार्केट में कुछ पेपर होता है जिनको हम बोलते हैं फिल्टर पेपर, जिनका कलर व्हाइट होता है। अगर मैं उन फिल्टर पेपर को रेड वाले सॉल्यूशन पे कुछ देर के लिए रखूँ तो उसका कलर, फिल्टर पेपर का कलर जो व्हाइट था वो चेंज होकर रेड बन जाएगा, तो उसी को हम कहेंगे रेड लिटमस पेपर। अगर फिल्टर पेपर को अगर मैं इस ब्लू वाले सॉल्यूशन में कुछ देर के लिए रखूँ तो उसका कलर चेंज होकर ब्लू हो जाएगा, उस पेपर को हम क्या कहेंगे, ब्लू लिटमस पेपर, जिनको फर्दर हम यूज करेंगे टू आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस। देखिए जब मैं ब्लू लिटमस को ऐसे सॉल्यूशन में डालूँ जिसमें एसिड हो, एसिडिक सॉल्यूशन पर डालूँ तो वो लिटमस पेपर का कलर चेंज होकर रेड बन जाएगा, और जब मैं बेसिक सॉल्यूशन में रेड वाले लिटमस पेपर को डालूँ तो वो चेंज होकर बन जाएगा ब्लू। लिटमस पेपर को भी यूज किया जाता है ऐसे इंडिकेटर टू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस इज आइदर एसिडिक और बेसिक।
अभी नेचुरल इंडिकेटर के अंडर में दूसरा एग्जाम्पल टर्मरिक को देखते हैं। टर्मरिक के पास में एक येलो कलर का डाई होता है जिसके कारण से उसका कलर येलो ही रहता है। जब हम इसे एसिडिक सॉल्यूशन जैसे नींबू पानी, टमाटो या कुछ सब्सटेंस एसिडिक सब्सटेंस के साथ में मिक्स करते हैं तो उसका कलर येलो ही रहता है। लेकिन जब हम इसे टर्मरिक को बेस के साथ में मिक्स करते हैं जैसे कि शैम्पू हो या साबुन हो, ऐसे सब्सटेंस के साथ में मिक्स करते हैं तो उसका कलर चेंज होके रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। तो टर्मरिक एक अच्छा इंडिकेटर है जो हमें बहुत आसानी से ये बता देता है कि कोई भी सब्सटेंस बेसिक है या नहीं। लेकिन इसका प्रॉब्लम यही है कि ये एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन को अच्छे से पहचान नहीं पाता है। हम जब खाना खाते हैं तो खाने में हल्दी हम डालते हैं, जब वही खाना जब हमारे कपड़ों में गिरता है तो उसका कलर येलो कलर का हो जाता है। जब हम उसे धोने के लिए साबुन का यूज़ करते हैं तो उस कलर का येलो कलर चेंज होकर रेडिश ब्राउन हो जाता है। और अगर फिर से हम पानी से धो दें तो उसका कलर जो होता है वो लाइट येलो हो जाता है। फिर से अगर हम उसमें अगर थोड़ा और साबुन अप्लाई करें तो उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। और अच्छे से पानी से वॉश करें तो वो पूरा दाग जो है वो ख़त्म हो जाता है। अभी हम हमारे तीसरे इंडिकेटर रेड कैबेज को देखते हैं। रेड कैबेज यानी लाल पत्ता गोभी जो एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का काम करता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी वो इंडिकेटर जो ये तो बताता ही है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, बल्कि ये साथ ही साथ ये भी बताता है कि कोई भी सब्सटेंस अगर एसिडिक है तो कितना एसिडिक है और बेसिक है तो कितना बेसिक है। देखिए, इसके अंदर में एक एंथोसाइनिन बोल के एक पिगमेंट होता है जो एक कलर्ड कंपाउंड होता है जिसके होने से इसे एक एक्सीलेंट पीएच इंडिकेटर बनाता है। जब इसका लिप्स को हम मिक्सचर ग्राइंडर में ग्राइंड करते हैं तो हमें एक जूस मिलता है जिसका कलर पर्पल कलर का होता है। जब इस सॉल्यूशन को हम पर्पल कलर के सॉल्यूशन को जब हम एसिड में डालते हैं या एसिड को इसके साथ में मिक्स करते हैं तो इसका कलर जो है पर्पल से चेंज होकर डीप रेड या पिंक कलर का हो जाता है। सॉल्यूशन जितना एसिडिक होगा कलर उतना ही डीप होगा। जब इसे न्यूट्रल सॉल्यूशन में डाला जाता है तो कलर सेम ही रहता है, बदलता नहीं। लेकिन जब इसे बेस के साथ में मिक्स करते हैं तो ब्लू से लेकर ग्रीन और फिर येलो कलर में बदल जाता है। सॉल्यूशन जितना ज़्यादा बेसिक होगा कलर उतना ही येलो होता जाएगा। फ्लावर जैसे कि हाइड्रेंजा, पेटूनिया और जेरेनियम, इनके जो पिटल होते हैं, पिटल यानी फ्लावर का वो हिस्सा जो बाहर में हमें दिखता है, जब इनके कांटेक्ट में एसिड या बेस आता है तो वो अपना कलर चेंज करते हैं। तो इन तीनों फ्लावर्स का पिटल जो होता है वो ऐसे इंडिकेटर यूज़ होता है। एसिड बेस इंडिकेटर में हमने नेचुरल इंडिकेटर को देखा। अभी हम सिंथेटिक इंडिकेटर को देखते हैं। सिंथेटिक यानी वो इंडिकेटर जो लैब में तैयार किया जाता है। सिंथेटिक इंडिकेटर में हमें दो इंडिकेटर को देखना है, मिथाइल ऑरेंज और फेनोप्थेलिन। पहले हम मिथाइल ऑरेंज को देखते हैं। देखिए, मिथाइल ऑरेंज का जो कलर होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। जब ये हम एसिड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो उसका कलर चेंज होकर रेड हो जाता है। जब ये बेस के साथ में रिएक्ट करता है, मतलब हम अगर कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं और वो सॉल्यूशन अगर एसिडिक होता है और उस एसिडिक सॉल्यूशन में अगर मिथाइल ऑरेंज को डालते हैं तो मिथाइल ऑरेंज का जो ऑरेंज कलर होता है वो चेंज होकर रेड हो जाता है। उसी तरह जब हम बेस में डालते हैं तब उसका कलर चेंज होकर येलो हो जाता है और न्यूट्रल सॉल्यूशन में इसका कलर जैसे था वैसे ही रहता है। अभी दूसरा एग्जाम्पल फेनोप्थेलिन को देखते हैं। फेनोप्थेलिन जो है उसका कलर जो है वो कलरलेस होता है, वाटर कलर का होता है। जब इसको हम एसिडिक सॉल्यूशन के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तब इसका कलर जो है वो सेम ही रहता है। लेकिन जब हम बेस के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो उसका कलर जो है वो पिंक हो जाता है और न्यूट्रल सॉल्यूशन में इसका कलर जैसे है वैसे ही रहता है। इंडिकेटर में हमने एसिड बेस इंडिकेटर को अच्छे से देखा। अभी हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर को देखते हैं। ऑल्फैक्टरी इज रिलेटेड टू स्मेल। कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं जिनका खुद का स्मेल होता है। जब उनको हम एसिड या बेस के कांटेक्ट में लाते हैं तो उनका स्मेल जो है वो चेंज करके हमें ये बताता है कि ये सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। आपने कभी भी फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपको पता है कास्ट सेक्शन में हमें जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी दिखाई देता है। ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड कास्ट, लेकिन यहाँ पे हमें ओबीसी यानी ओनियन, वेनिला और क्लोव के बारे में देखना है। हमें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के अंदर में तीन ही एग्जाम्पल को देखना है, ओनियन, वेनिला और क्लोव। इन तीनों का ही खुद का एक स्मेल होता है। जब भी इनको हम एसिड के साथ में मिक्स करते हैं तो वो अपना स्मेल जो है वो जैसा खुद का स्मेल है वो वैसा ही रहता है। लेकिन जब हम ओनियन हो, वेनिला हो या क्लोव को बेस के साथ में मिक्स करते हैं तो बेस ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द बेस ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का जो स्मेल है वो वीक हो जाता है या पूरी तरह गायब हो जाता है। अगर वीक बेस हो तो वो स्मेल जो है वो वीक
कम हो जाएगा। ओनियन का एक खुद का एक स्मेल होता है, अगर मैं वीक बेस में डालूँ तो इसका जो स्मेल है वो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन मैं अगर स्ट्रॉन्ग बेस में रखूँ तो उसका जो स्मेल है ओनियन का, सपोज ओनियन का, वेनिला भी हो सकता है, क्लोव भी हो सकता है, तो उसका जो स्मेल है वो पूरी तरह गायब हो जाएगा, which indicates that the substance is basic और एसिडिक। तो olfactory इंडिकेटर में हम इन तीनों को अच्छे से देखेंगे। अब हम olfactory इंडिकेटर में पहला एग्जांपल ओनियन यानी प्याज को देखते हैं। प्याज के पास में खुद का एक स्मेल होता है। अगर प्याज को अगर हम मिक्सचर ग्राइंडर से ग्राइंड करके जूस बनाता है और जूस को हम अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो जो स्मेल जो है वो ऐसा जैसा वैसे ही रहता है। लेकिन जब हम उस ओनियन एक्सट्रैक्ट को अगर हम बेस सॉल्यूशन अगर स्ट्रॉन्ग बेस में डालते हैं तो उसका जो स्मेल है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर वीक बेस में डालते हैं तो जैसे कि एमोनिया, तो उसका जो स्मेल है वो घट कर कम हो जाता है लेकिन पूरी तरह ख़त्म नहीं होता। तो ये आइडेंटिफाई यही करता है कि ओनियन जो है वो बेस में जब हम डालते हैं तो उसका स्मेल कम हो जाता है या पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। अब हम वेनिला को देखते हैं। वेनिला भी एक प्लांट में उगता है। वेनिला जब मैच्योर हो जाता है तो ऐसा हो जाता है। इसको अगर हम कुछ देर के लिए वाटर में रखें तो हमें वेनिला एक्सट्रैक्ट मिलता है। इस वेनिला एक्सट्रैक्ट को जब हम एसिड के साथ में मिक्स करते हैं तो वेनिला का खुद का एक स्मेल होता है, वो स्मेल जैसा था वैसे ही रह जाता है। लेकिन जब उसे हम बेस के साथ में मिक्स करते हैं तो उसका जो स्मेल है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। तो वेनिला के हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। अगर एसिडिक होगा तो उसका जो स्मेल है वो रहेगा और बेस हो तो ये पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। ओबीसी में अब हम तीसरा एग्जांपल क्लोव यानी लौंग को देखते हैं। लौंग को अगर हम पानी में 10 या 12 घंटे के लिए रखें तो उसका जूस मिलता है जिसको हम क्लोव एक्सट्रैक्ट कहेंगे, जिसका खुद का एक स्मेल होता है। जब उसे हम एसिड के साथ में मिक्स करते हैं तो क्लोव एक्सट्रैक्ट का जैसा स्मेल था वो ऐसे ही रहता है। लेकिन जब हम इसे बेस के साथ में मिक्स करते हैं तो उसका जो स्मेल है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। लेकिन बेस में अगर स्ट्रॉन्ग बेस हो जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड तो वो जो स्मेल है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वीक बेस हो तो उसका जो स्मेल है वो घट जाएगा लेकिन पूरा ख़त्म नहीं होगा। तो हमने ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में तीनों को देखा, उनका खुद का एक स्मेल होता है। जब हम उनको एसिड के साथ में मिक्स करते हैं तो उनका जो स्मेल है वो जैसे था वैसे ही रहता है। और जब हम बेस के साथ में मिक्स करते हैं, अगर बेस में स्ट्रॉन्ग बेस हो तो उसका जो स्मेल है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाता है और अगर वीक बेस हो तो उसका जो स्मेल है वो घट जाता है। अभी दूसरे टॉपिक को देखते हैं। हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं एसिड और बेस का। केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी केमिकल रिएक्शन, जहाँ पे हमें 5 रिएक्शन को देखना है एसिड के बारे में और बेस के बारे में 2 को ही देखना है। इन 5 और 2 साथ में एक चीज़ बिल्कुल कॉमन है, वो है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एज ए प्रोडक्ट। इन 7 रिएक्शन में सॉल्ट बनेगा ही बनेगा। अब हम इन 7 को अच्छे से एक एक करके देखते हैं। हम एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ में देखते हैं और साथ ही साथ बेस का भी मेटल के साथ में देखते हैं क्योंकि दोनों एक जैसा ही है। जब भी एसिड मेटल के साथ में रिएक्ट करता है तो हमें सॉल्ट मिलता है और साथ ही साथ हमें हाइड्रोजन गैस मिलता है। अब एक चीज़ गौर करना, जो 7 रिएक्शन जो है उसमें सॉल्ट कॉमन रहेगा। सपोज मैं एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेता हूँ HCl और मेटल में मैं जिंक ले लेता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, जब भी मुझे पता है जब भी एसिड मेटल के साथ में रिएक्ट करता है तो मुझे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो यहाँ पे आप HCl में H देख सकते हो। यहाँ से मैं लिख लूँगा H2 और रह क्या गया, Zn रह गया और Cl रह गया। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ZnCl2। ZnCl2 वो भी एक सॉल्ट है यानी जिंक क्लोराइड। तो जब भी एसिड मेटल के साथ में रिएक्ट करता है तो हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलता है। अभी सवाल ये आता है कि सभी मेटल जो है वो एसिड के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है? तो इसका आंसर है नहीं। सभी मेटल जो है वो एसिड के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस नहीं बनता। हमारे पीरियोडिक टेबल में 93 मेटल्स है, उनमें से मैंने 13 को लिखा। यही इंपॉर्टेंट है जो मोस्टली यूज़ होता है। यहाँ पे आप रिएक्टिविटी सीरीज में आप देख सकते हो हाइड्रोजन के ऊपर में जो एलिमेंट्स है, जो मेटल्स है, वो एसिड के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। लेकिन इस सीरीज़ में जो हाइड्रोजन के जो नीचे एलिमेंट्स है यानी जो मेटल्स है वो एसिड के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस नहीं बनता। हमने देखा कि जब भी हम एसिड को मेटल के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलता है। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे गैस है, तो आपको कैसे पता चला कि ये जो गैस है ये हाइड्रोजन गैस ही है? तो उसी के लिए एक एक्सपेरिमेंट है, उसे देखिए हम जब भी कोई भी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं, हमने जैसे कि लिखा एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल गिव्स
सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, हमने ऐसे ही नहीं लिखा, हमने बहुत सारा रिएक्शन परफॉर्म किया, इसके बाद ऑब्जर्व किया, इसके बाद टेस्ट किया, इसके बाद में हमने ये इक्वेशन को लिखा कि मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो आइए इसी रिएक्शन को देखते हैं। इस रिएक्शन को अगर आप एनसीईआरटी बुक के साथ कंपेयर करोगे तो बहुत सारा कंफ्यूजिंग है, आप इसका डायग्राम देखोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो मैंने इस रिएक्शन में बहुत सारा चीज़ों को जो ज़रूरी नहीं था उसको इरेज किया है ताकि बहुत अच्छे से इसको हम अंडरस्टैंड कर पाए। देखिए हमें क्या करना है, हमें एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है और हमें जिंक ग्रेन्यूल्स लेना है। जिंक ग्रेन्यूल्स यानी जिंक मेटल के छोटे छोटे हिस्से, उसको जब हम एक साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलता है। हाइड्रोजन गैस क्या होगा, ये ऊपर जाके बिखर जाएगा, तो वो ना बिखरे इसलिए हमने क्या किया, एक पाइप के हेल्प से उसको एक सॉफ्ट सॉल्यूशन में डाला। सॉफ्ट सॉल्यूशन में क्यों डाला, क्योंकि हमें हाइड्रोजन गैस जो बाहर आएगा उसका एक बबल्स मिलेगा और वो बबल के पास में जब भी मैं कोई भी कैंडल ले जाता हूँ तो वो एक साउंड देगा जो सिर्फ हाइड्रोजन गैस बर्न होने पे ही वो साउंड हमें मिलता है। ये साउंड ऐसा है, आप सुनिए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही साउंड सुनाई देगा आपको जब हम बबल्स जो है जिसके अंदर में हाइड्रोजन गैस होता है, जब कैंडल उनके पास में जाता है तो वो फट जाता है, बबल फट जाता है और वो ये साउंड देता है। तो ये एक एग्जाम्पल है जब भी हम टेस्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस को। तो इसी एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि जब भी एसिड मेटल के साथ में रिएक्ट करता है तब हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलता है। आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है, क्या एसिड सिर्फ मेटल के साथ में ये रिएक्ट करता है कि नॉन मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता? देखिए एसिड उनके साथ में रिएक्ट करता है जो उसको कुछ देते हैं। क्या आप पूछेंगे क्या देते हैं, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन देते हैं। मेटल क्या करते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो इजीली इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, लेकिन नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को नहीं देते। नॉन मेटल जैसे कि कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, वो जो है वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देते और जो मेटल्स है वो बहुत आसानी से वो अपने इलेक्ट्रॉन को एसिड को दे देते हैं। इसीलिए जो है एसिड मेटल के साथ में रिएक्ट करता है और नॉन मेटल के साथ में नहीं रिएक्ट करता। वैसे जब भी बेस मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं तो हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलता है। सपोज मैं एक मेटल लेता हूँ जिंक और एक बेस लेता हूँ NaOH। जब भी ये दोनों एक साथ में रिएक्ट करेंगे तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगा। अब यहाँ पे क्या रह गया है, ये देखिए सोडियम रह गया है, जिंक रह गया है और ऑक्सीजन रह गया है। तो इन तीनों का अगर अच्छे से लिखूँ तो NaZnO2 यानी सोडियम जिंक है जो एक सॉल्ट है। तो जब भी हम बेस को मेटल के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलता है। अब ये पूछ सकते हैं कि क्या सभी मेटल बेस के साथ में रिएक्ट करके हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस दिलवाएंगे? तो इसका आंसर है नहीं। आपने पिछली बार भी देखा जो भी मेटल हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन के ऊपर में है वो रिएक्ट करके हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस दिलवाएंगे। अभी एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे हम मेटल बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, उसको देखते हैं। कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3। जब भी आप कार्बोनेट में CO3 को देखोगे तो 3 का मतलब आप ये समझ लेना कि इसमें आपको 3 प्रोडक्ट मिलेगा। सॉल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा और बाकी क्या मिलेगा उसको हम देखते हैं। जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करेगा तो हमें सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। देखिए कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3। उसके साथ में अगर आप एक मेटल जोड़ते हो तो आपको मिलता है मेटल कार्बोनेट। जब वो एक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है, सपोज HCl ले लो, उसके साथ में अगर रिएक्ट करता है तो आपको NaCl जो एक सॉल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड जो एक गैस है और आपको वाटर मिलेगा। उसी तरह जब एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करता है तो आपको सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। आपको पता है कि कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3। अगर उसके साथ में अगर आप एक मेटल जोड़ते हो सपोज Na, तो ये बन जाता है मेटल कार्बोनेट और उनके बीच में अगर आप H डाल देते हो तो उसको हम कहेंगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड सपोज HCl के साथ में रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा NaCl जो एक सॉल्ट है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस मिलेगा और वाटर मिलेगा। तो जब भी हम एसिड को मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो हमें 3 प्रोडक्ट मिलेगा, एक सॉल्ट मिलेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा। तो यहाँ पे आप पूछ सकते हो कि आपको कैसे पता चला कि ये गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड, आपको कैसे पता चला कि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है? तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है जिसको आप हम देखते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट किया जाता है लाइम वाटर के हेल्प से। लाइम वाटर में जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को डालते हैं या पास करवाते हैं तो उसका जो कलर है वो मिल्की यानी दूध जैसा हो जाता है
और इसमें और ज़्यादा अगर हम डालते हैं तो वो मिल्कीनेस गायब हो जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को पहचानने के लिए। हम लाइम वाटर में जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाते हैं तो उसका जो कलर जो है अगर वो मिल्कीनेस हो जाए, पूरा दूध के जैसा हो जाए, तो हम समझ जाएंगे कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। और अगर उसमें और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया जाए तो उसका जो मिल्कीनेस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट कार्बन डाइऑक्साइड को पहचानने के लिए किया जाता है। लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी एसिड का रिएक्शन बेस के साथ में देखते हैं। हमारा इस चैप्टर का नाम ही है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो जब भी एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करेगा तो हमें सॉल्ट मिलेगा और साथ ही साथ वाटर भी मिलेगा। एसिड जो होता है वो खट्टा होता है और बेस जो है वो कड़वा होता है। तो खट्टा और कड़वा जब एक साथ में मिलते हैं तो नमकीन बनाते हैं और साथ ही साथ वाटर फॉर्म करते हैं। सपोज मैं एसिड में HCl ले लेता हूँ, HCl, और बेस में NaOH। अगर इन दोनों का रिएक्शन करवाता हूँ तो NaCl निकल जाएगा और साथ ही साथ मुझे वाटर निकल जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा? NaCl प्लस H2O। एसिड एसिडिटी को प्रमोट करता है और बेस बेसिसिटी को प्रमोट करता है। लेकिन जब ये दोनों आमने सामने होते तो एक दूसरे का जो इफेक्ट है वो अपने अभी एसिड का रिएक्शन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में देखते हैं। ऑक्साइड शब्द जब भी किसी वाट के साथ में लग जाता है तो समझ लेना इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा ही होगा। अभी मेटेलिक का क्या फंडा है, देखिए पीरियोडिक टेबल में हमें 3 चीज़ मिलते हैं। मेटल मिलता है, नॉन मेटल मिलता है और मेटालॉइड्स मिलता है। हम पीरियोडिक टेबल में जितने भी मेटल है अगर उनके साथ में अगर ऑक्सीजन को जोड़ दे तो ये हो जाएगा मेटेलिक ऑक्साइड। तो हम अभी कॉपर को लेते हैं, अगर कॉपर के साथ में ऑक्सीजन को लगा देते तो इस कंपाउंड जो है ये एक मेटल ऑक्साइड है। इसका अगर रिएक्शन जो है वो एक एसिड के साथ में करते हैं, सपोज HCl, तो हमें एक सॉल्ट मिलेगा और हमें वाटर मिलेगा। इस रिएक्शन को आप अच्छे से देखिए ये ऐसा ही रिएक्शन है जैसे द एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे जो है इस रिएक्शन को आप अच्छे से देखिए, यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड जो है वो ऐसे बेस यहाँ पे एक्ट कर रहा है। मतलब ये पहले उस रिएक्शन में जैसे बेस एक्ट कर रहा था, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड जो है वो ऐसा एक्ट कर रहा है। इसी रिएक्शन को एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू में देखते। देखिए कॉपर ऑक्साइड जो है इसका कलर जो है वो ब्लैक होता है, ये एक पाउडर होता है। जब भी इसे हम HCl एसिड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो हमें एक सॉल्ट मिलता है। सॉल्ट यानी इस सॉल्ट का नाम होता है कॉपर क्लोराइड, जिसका कलर जो है वो ब्लू ग्रीन होता है और हमें इस रिएक्शन में हमें वाटर भी मिलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो कॉपर क्लोराइड जो है वो एक सॉल्ट जैसा है और वाटर मिलेगा। टोटल 7 रिएक्शन था जिसमें एसिड का 5 था और बेस का 2 था। तो हमने बेस का पहले देख लिया कि बेस रिएक्ट विथ मेटल, तो वो देख लिया। अभी लास्ट एक ही रिएक्शन बाकी है जहाँ पे मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, उसी को देखते हैं। देखिए ऑक्साइड लगा हुआ है तो इसका मतलब ऑक्सीजन होगा ही होगा, और नॉन मेटल है तो इसमें हम कार्बन ले लेते हैं जो एक नॉन मेटल है। तो हमें क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड जो एक नॉन मेटल ऑक्साइड है। जब हम किसी भी बेस के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। ये रिएक्शन भी एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर उसी की तरह है। तो यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो एक एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो इस रिएक्शन को आप यहाँ देख सकते हो कि लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है जो एक सॉल्ट है, और साथ ही साथ वाटर भी फॉर्म करता है। जहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक ऐसे एसिड बिहेव करेगा। टोटल हमने 7 एक्सपेरिमेंट को देखा। हमने पहले देखा जब एसिड या बेस मेटल के साथ में रिएक्ट करता है तो हमें सॉल्ट मिलता है और हमें हाइड्रोजन गैस मिलता है। अच्छा एक पैटर्न को नोट करना, सभी में हमें ऐसे प्रोडक्ट सॉल्ट मिलेगा, और सिर्फ एसिड और बेस जब हम मेटल के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो हमें सिर्फ हाइड्रोजन गैस मिलता है और बाकी सब में हमें वाटर मिलेगा, वाटर कॉमन होगा। हमारा चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो जब भी एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करेगा तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलेगा। उसी तरह हमने और 2 रिएक्शन है, तो यहाँ पे टोटल 3 रिएक्शन है। एसिड जब बेस के साथ में रिएक्ट करेगा तो हमें सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। उसी तरह एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर मिलेगा। उसी तरह जब बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा तो हमें सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा।
कार्बोनेट को मैंने कहा था, कार्बोनेट में 3 CO3 यानी 3 आप जब देखोगे तब ये समझ लेना इसमें हमें 3 प्रोडक्ट मिलेगा, एक वाटर मिलेगा, एक सॉल्ट मिलेगा और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करेगा या एसिड जब भी मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करेगा तो हमें 3 प्रोडक्ट मिलेगा, हमें सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो ये जो सातों रिएक्शन जो है, जो सातों केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसे आप 2-3 बार आप अच्छे से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। सातों में एक चीज कॉमन है, सॉल्ट हमें मिलेगा ही मिलेगा। और जब एसिड बेस मेटल के साथ और बेस के साथ में रिएक्ट करेगा तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगा और बाकी सभी रिएक्शन में हमें वाटर मिलेगा एज अ प्रोडक्ट। मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में हमें 3 प्रोडक्ट मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। क्या इस दुनिया में जितनी भी एसिड है उसमें एक चीज कॉमन है, और अगर इस दुनिया में जितनी भी बेस है उनमें कोई चीज कॉमन है? अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अगर आप अरुणाचल देखें तो इनमें कॉमन क्या है? तो वो चीज है इंडियन आइडेंटिटी। हम सभी इंडियन है। हमने पिछली बार देखा था कि जब भी एसिड मेटल के साथ में रिएक्ट करता है तो हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलता है, और जब भी हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें H+ आयन मिलता है। उसी तरह बेस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें OH नेगेटिव आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है। तो OH नेगेटिव ही वो आयन है जो एक बेस को बेस बनाता है। हमें जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी हमें ऑक्सीजन चाहिए। उसी तरह एसिड को भी अपना प्रॉपर्टी शो करने के लिए उसे वाटर चाहिए। जब तक वाटर एसिड को मिलता रहेगा तब एसिड अपना प्रॉपर्टी को शो करेगा, और जब वाटर नहीं रहेगा तो एसिड अपना प्रॉपर्टी को शो नहीं कर पाएगा। हमने पिछली बार देखा कि एसिड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें H+ आयन मिलता है, और उसी H+ आयन के लिए एक एसिड बनता है। तो जब भी हम वही H+ आयन ही एक एसिड को एसिड बनाता है, और वही H+ आयन हमें तब मिलता है जब एसिड वाटर में हम डिसॉल्व करें। अगर हम वाटर के एब्सेंस में अगर उसे डिसॉल्व भी ना कर पाए तो हमें H+ आयन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से अगर H+ आयन नहीं मिलेगा तो एक एसिड जो है अपना काम नहीं कर पाएगा, और हमें एसिड अपना प्रॉपर्टी जो है एसिडिक बिहेवियर जो है वो शोकेस नहीं कर पाएगा। अब हम 4 टाइप के एसिड को देखते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। पहले हम स्ट्रॉन्ग एसिड को देखते हैं। हमें पता है एक एसिड को H+ आयन ही एक एसिड बनाता है। जब भी हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें H+ आयन मिलता है। इसका मतलब है उतना ही ज्यादा टूटेगा। कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग तभी कहलाएगा जब वो ज्यादा टूटेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 100 मोलिकुल्स किसी भी एसिड का लेता हूँ और वो टूटकर पूरा मुझे 100 H+ आयन देगा तो मैं कहूंगा उसे एक स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन मैं किसी भी एसिड का अगर 100 मोलिकुल सपोज ले लेता हूँ और मुझे पूरा 100 नहीं मिलता, 100 से कम मिलता, जितना कम होगा वो उतना ही वीक एसिड होगा। फॉर एग्जाम्पल HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर इनको मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूँ तो मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ H+ आयन मिलेगा। और सपोज एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड, इनको अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूँ तो मुझे कम H+ आयन मिलेगा। तो ये सब वीक। हम एसिड या बेस में पानी ऐड करते हैं तो उसी को ही हम डाइल्यूशन कहते हैं। प्योर एसिड जो है वो अपना प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाता। जब भी हम प्योर एसिड में वाटर ऐड करते हैं सो देर वो अपना प्रॉपर्टी जो है वो शो कर पाए ताकि H+ आयन रिलीज हो, तो उसी को हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहते हैं। लेकिन हम अगर इस एसिड में अगर वाटर ऐड करते ही जाए तो वाटर का जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तब उसी को हम कहेंगे डाइल्यूट एसिड। मैं अगर प्योर HCl एसिड लेता हूँ तो ये अपना एसिडिटी प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाएगा। अगर मैं थोड़ा सा वाटर ऐड करता हूँ तो मैं कहूँगा ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl एसिड है। लेकिन मैं इस कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में अगर वाटर ऐड करता ही जाऊँ तो वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो है वो डाइल्यूट HCl में तब्दील हो जाएगा। अगर हाथ में अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड गिर जाए कभी एक्सीडेंटली तो आपका हाथ जो है वो जल सकता है। लेकिन डाइल्यूटेड एसिड जो है वो अगर आपके हाथ में लग जाए तो कुछ नहीं होगा। कुछ होने के चांसेस कुछ ना होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में वाटर का जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में एसिड का क्वांटिटी जो है वो बहुत ज्यादा होता है, और डाइल्यूट एसिड में वाटर का क्वांटिटी है वो ज्यादा होता है। डाइल्यूटिंग एसिड यानी एसिड में पानी को ऐड करना। अब ये सवाल आता है कि हम एसिड में पानी को ऐड करें या पानी में एसिड को ऐड करें। अगर हम एसिड में पानी को ऐड करते हैं तो ये जो रिएक्शन जो है वो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक यानी बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगा, और ऐसा भी हो सकता है बीकर जो है जिसमें आप
पानी और एसिड मिक्स कर रहे हो वो फट सकता है, फट के आपका हाथ जो है वो जल सकता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले एक बीकर में पानी लेते हैं और इसके बाद ड्रॉपर से एसिड को ड्रॉप करते हैं धीरे 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 धीरे। तो हम वाटर में एसिड को ऐड करते हैं, ना कि एसिड में वाटर को ऐड करते हैं। आप इसको कंफ्यूज हो सकते हैं कि नीचे कौन सा वाला आएगा और ऊपर में कौन सा वाला आएगा। आप दोनों को याद मत करिए, आप एक को याद रखिए। आप ये ध्यान रखिए कि हमें पानी कहाँ से मिलता है। हमें पानी महासागर, सागर, नदी, नाला, तालाब और झील से मिलता है। तो ये सभी कहाँ है, ये सभी नीचे है। तो नीचे क्या आएगा, नीचे पानी आएगा और ऊपर में एसिड जाएगा। अगर मैं एक सोल्यूशन बनाता हूँ और इसमें 1 चम्मच पानी में अगर 10 चम्मच एसिड डाल देता हूँ तो इस सोल्यूशन को हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ये ऐसा ही है जैसे एक छोटे गली पे पूरा शहर घुस गया हो। और डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब होता है जैसे एक बाल्टी पानी में सिर्फ 1 चम्मच एसिड। आप इसको स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के साथ में कंफ्यूज मत होना। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब सिंपल है, अगर कोई भी एसिड पानी में जाते ही टूट जाता है तो उसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर जाते ही टूट नहीं जाता है तो उसको हम कहेंगे वीक एसिड। आप इन दोनों बीकर को देखिए, तो आप इन दोनों बीकर का जो लेवल है यानी सॉल्वेंट का जो लेवल है, यहाँ पे पानी है वो सेम ही है। लेकिन अगर आप इन ग्रीन पार्टिकल्स को अगर H+ आयन मानते हो तो इसमें आप देखोगे इसमें ज्यादा है और इसमें कम है। यानी H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन इसमें ज्यादा है और इसमें कम है। लेकिन अगर ज्यादा है तो कितना ज्यादा, क्योंकि H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमें यह बताता है कि कोई भी एसिड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है या डाइल्यूट एसिड है। अगर किसी भी सॉल्यूशन में अगर H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, और अगर कम है तो कितना कम है, उसको मेजर करने के लिए हमें एक टूल की जरूरत होता है। जैसे हम थर्मोमीटर का यूज करते हैं टेम्परेचर नापने के लिए। तो इसी के लिए 1999 में सोरेनसन, एक नेदरलैंड के साइंटिस्ट, उन्होंने एक स्केल बनाया जो नाप सके H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन, और उस स्केल का नाम उन्होंने दिया PA स्केल। P यानी पावर, जो जिसे जर्मन में हम पोटेंस कहते हैं, और H यानी हाइड्रोजन आयन। PA स्केल का जो वैल्यू है वो 0 से 14 तक होता है। अगर pH वैल्यू अगर 7 से कम है तो ये सोल्यूशन जो है वो एसिडिक होता है। जितना कम वैल्यू होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। अगर किसी भी सोल्यूशन का अगर सपोज वैल्यू हो जाए 1 तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर 6 हो जाए तो इसका वैल्यू एसिड जो है वो डाइल्यूट एसिड है। और अगर इसका वैल्यू जो है वो 7 से ज्यादा है तो इसका मतलब ये जो एसिड है, ये जो सोल्यूशन जो है ये बेसिक है। जितना ज्यादा वैल्यू होगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जितना कम वैल्यू होगा इसका मतलब ये उतना ही वीक बेस है। अगर किसी भी सोल्यूशन का अगर वैल्यू आ जाए 14 तो इसका मतलब ये जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस है। और अगर किसी भी सोल्यूशन का अगर वैल्यू आ जाए सपोज 8 तो इसका मतलब ये सोल्यूशन जो है वो वीक बेस है। आपको हमें पता है कि pH स्केल जो है वो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन को नापता है। तो आप ये पूछोगे कि अगर pH स्केल जो है वो H+ आयन के कॉन्सेंट्रेशन को नापता है तो कैसे ये बेस को नापेगा। एक बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। H+ आयन जो है वो एसिड में होता है, तो बेस में H+ आयन के क्या लेना देना, आप ये सवाल पूछ सकते हो। तो बेस में भी H+ आयन होता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एसिडिटी और बेसिसिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है इतना जानना जरूरी होता है, लेकिन काफी नहीं होता। बल्कि अगर कोई चीज अगर एसिडिक है तो कितना एसिडिक है, और बेसिक है तो कितना बेसिक है, ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। इस टेंथ को हम pH स्केल से मेजर करते हैं। हम रोज टूथपेस्ट, शैम्पू और सोप का यूज करते हैं। टूथपेस्ट थोड़ा बेसिक होता है, इससे हमारे मुंह का एसिड बैलेंस होता है और दांत खराब होने से बच जाता है। शैम्पू का pH हमारे बाल के नेचर के आसपास में होता है। अगर शैम्पू या सोप का pH ज्यादा बदल जाए तो हमारे स्किन में जलन, सूखापन या बाल गिरना भी हो सकता है। इसीलिए कंपनी इन प्रोडक्ट्स का pH ध्यान से सेट करती है। हमारी बॉडी में भी pH का इम्पोर्टेंट रोल है। तो हम सिंपल शब्दों में कहें तो हमारी पूरा हेल्थ, हमारे बाल, हमारे खाने, पानी और खेती सब में pH जो है वो इफेक्ट करता है। इसीलिए pH को समझना और कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। तो आइए इसे डिटेल से पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में pH का क्या रोल है उसे देखते हैं। अच्छा, एक चीज आपको कहना चाहता हूँ कि कोई भी अगर सब्सटेंस में अगर एसिड होता है, अगर जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो उसको अगर हमें बैलेंस करना होता है तो हम बेस का यूज करते हैं। उसी तरह कोई भी चीज में अगर बेस का मात्रा जो है जरूरत से ज्यादा हो जाए तो हम एसिड का यूज करते हैं। हम जो खाना खाते हैं हमारे पेट में, तो वो डायरेक्टली हमारा बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है जो सिंपल मॉलिक्यूल में टूटता है, जिसके लिए हमारे बॉडी में बहुत सारा एसिड एंजाइम का यूज होता है। उसमें से एक एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका pH लगभग 1.5 से 3.5 के बीच में होता है।
लेकिन जब भी हम बाहर का खाना खाते हैं या कोई भी फास्ट फूड खाते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, तो पेट में एसिड जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बन जाता है। इसको हम एसिडिटी या इंडाइजेशन कहते हैं। इससे हमारे पेट में जलन और दर्द जो है वो शुरू हो जाता है। इससे जो है राहत पाने के लिए हम एंटासिड जैसे इनो, डाइजिन या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं। ये जो है ये एक वीक बेस होता है। ये बेस हमारे पेट में जाके एक्स्ट्रा जो एसिड होता है उसे ये न्यूट्रलाइज करते हैं और न्यूट्रलाइज करके हमारे पेट में आराम मिलता है। क्या प्लांट और एनिमल पीएच सेंसिटिव है? सेंसिटिव यानी अगर थोड़ा सा भी बदलाव करो तो उनके ऊपर में इफेक्ट पड़ता है। वो कहते हैं ना उसकी बीबी। क्या प्लांट और एनिमल पीएच सेंसिटिव है? सेंसिटिव यानी अगर थोड़ा सा भी बदलाव करो तो उनके ऊपर में इफेक्ट पड़ता है। वो कहते हैं ना उसकी बीबी बहुत सेंसिटिव है, अगर ऊपर नीचे कुछ भी कहो तो वो तुरंत मुंह फुलाकर बैठ जाती है, मतलब उसका इफेक्ट जो है वो बहुत जल्दी पड़ जाता है। तो हाँ, प्लांट और एनिमल भी पीएच सेंसिटिव होता है। उन्हें जीने, बदलने और सही से काम करने के लिए पीएच की सही रेंज होना बहुत जरूरी होता है। एनिमल्स और ह्यूमन का बॉडी एक छोटे से पीएच रेंज में ठीक से काम करता है। ह्यूमन बॉडी का आइडियल पीएच जो होता है वो 7 से लेकर 7.8 के बीच में होता है। अगर पीएच इस रेंज से बाहर चला जाए तो बॉडी के ऑर्गन ठीक से काम नहीं करता और हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। उसी तरह बारिश का पानी नॉर्मली थोड़ा एसिडिक होता है, लेकिन अगर बारिश का पानी का अगर पीएच 5.6 से कम हो जाए तो वो रेन एसिडिक कहलाता है। अगर एसिड रेन जमीन पर गिरकर अगर नदियों या तालाबों में मिल जाए तो उनका पीएच जो है वो बहुत कम हो जाता है और पानी ज्यादा एसिडिक हो जाता है। ऐसे पानियों में मछलियों और दूसरे जल जीवों के लिए बहुत डेंजरस हो जाता है, उनके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए प्लांट्स हो या एनिमल हो, उनके लिए एक स्पेसिफिक पीएच रेंज होना बहुत जरूरी होता है। पीएच चेंज होने से हमारा टूथ डिके होता है। टूथ डिके यानी दांतों का सड़ना। आपने अक्सर छोटे छोटे बच्चों का देखा होगा जो ज्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं यानी चॉकलेट खाते हैं, उनका दांत जो है वो सड़ जाता है, उसे हम टूथ डिके कहते हैं। देखिए, हम जब भी कोई भी चीज मीठा खाते हैं जैसे कि चॉकलेट हो या मिठाई हो, इसमें शुगर कंटेंट रहता है और हमारे मुंह के अंदर में जो है वो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो शुगर कंटेंट को एसिड में चेंज कर देते हैं और वही एसिड जो है वो टूथ डिके का असल कारण बनता है। हमारे दांत जो है जिसके पूरे बाहर का जो लेयरिंग है उसे हम एनामेल कहते हैं, जो कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ होता है। जब भी हम ज्यादा मीठा कोई चीज कंज्यूम करते हैं, ज्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं तो ज्यादा एसिड बनता है और जिस कारण से हमारा टूथ डिके जो है वो हो जाता है। तो अब सवाल ये आता है कि इससे बचने के लिए हम क्या करें। देखिए, एसिड के कारण से ये टूथ डिके होता है। अगर एसिड को हम न्यूट्रलाइज कर दे तो टूथ डिके नहीं होगा। तो हम एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम बेस यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए हम जो है वो टूथपेस्ट का यूज करते हैं। टूथपेस्ट जो है वो एक बेस होता है जो एक्सेसिव एसिड को न्यूट्रलाइज करके है। टूथ डिके का प्रोसेस जो है वो स्लो कर देता है, जिस कारण से हमें डेली ब्रश करना चाहिए। फार्मिंग के लिए सॉइल की पीएच एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। पौधों की अच्छी ग्रोथ करने के लिए एक स्पेसिफिक पीएच रेंज की मिट्टी चाहिए होती है। अगर मिट्टी बहुत ज्यादा एसिडिक हो या बहुत ज्यादा बेसिक हो तो पौधों की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। किसानों के लिए मिट्टी का पीएच सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर मिट्टी जो है वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है, जैसे कि हमारे कुछ जगहों में जैसे मेघालय, असम या केरला, तो उन जगहों में किसान क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड या स्लेट लाइम जो है वो डालते हैं। और कुछ जगह ऐसे भी होता है जिसमें बहुत ज्यादा बेसिक नेचर के होते हैं सॉयल, तो उन जगह में क्या करते हैं किसान जो लोग हैं, जैसे कि वो जगह फॉर एग्जांपल राजस्थान जो है, वो राजस्थान के कुछ हिस्सों में सॉयल की पीएच जो है वो बहुत ज्यादा बेसिक है। तो उसके लिए फार्मर्स क्या करते हैं, खाद या गोबर मिलाते हैं जो धीरे धीरे एसिड बनाता है, पीएच बैलेंस कर देता है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, वो अपने आप को बचाने के लिए नेचर ने उनको एक ऐसा मैकेनिज्म दिया है ताकि वो अपने आप को बचा सके। ठीक है, जैसे कि हनी बी, वो क्या करते हैं, जब भी उनके पास में या उनके हाइव के पास में अगर कोई भी दुश्मन आता है तो वो क्या करते हैं, अपनी स्टिंग के थ्रू वो अपने दुश्मनों को अटैक करता है और अपने स्टिंग के थ्रू वो एक एसिड रिलीज करता है अपने दुश्मनों पर। वो एसिड जो है वो फॉर्मिक एसिड होता है, जिसके वजह से बहुत ज्यादा स्वेलिंग होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। देखिए, एसिड की वजह से अगर दर्द होता है तो अगर आपको कोई हनी बी काट ले तो आप क्या करोगे, आप बेस अप्लाई करोगे। देखिए, बेकिंग सोडा, अगर कोई भी हनी बी जो आपको काट ले तो आपको बेकिंग सोडा जो है वो यूज करना चाहिए, क्योंकि वो एक बेस है और एसिड जो बेस जो है वो एक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। नीडल प्लांट बोल के एक प्लांट होता है जिसके पत्तों और स्टेम पर छोटे छोटे बाल होते हैं। ये बाल देखने में सॉफ्ट लगते हैं, लेकिन ये इंजेक्शन के जो सुई होता है उसके जैसा काम करते हैं। जब भी कोई इंसान या एनिमल जो है इसके पास से गुजरते हैं या टच करते हैं तो ये टाइनी हेयर जो है वो स्किन पर चुभता है और एक एसिडिक लिक्विड इंजेक्ट करता है, जिस वजह से जला हुआ फील होता है, बहुत ज्यादा दर्द और इचिंग होता है और स्किन पे भी रेड मार्क जैसे आ जाता है।
तो अगर ऐसा होता है तो डॉग प्लान करके, डॉग DOC के डॉग प्लान करके एक प्लान होता है जो नीटल अक्सर नीटल प्लान के पास में ही मिलता है। अगर उसके पौधों का अगर जूस जो है वो अगर जहाँ पे जल रहा है अगर वहाँ पे लगा दो तो वो इचिंग जो है वो कम हो जाता है। हम इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव यानी हम अभी सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने केमिकल प्रॉपर्टीज देखा एसिड और बेस का, हमने जहाँ पे देखा कि अंततः हमें सॉल्ट मिल रहा है, लेकिन उसमें से हम जो आसान तरीका है यानी हम एसिड और बेस के रिएक्शन से सॉल्ट को बनाते हुए देखेंगे। देखिए हमारा चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, यानी आप इसके आसानी से याद रख सकते हो जब एसिड और बेस एक साथ में मिलेगा तब हमें सॉल्ट मिलेगा और साथ ही साथ हमें वाटर मिलेगा। देखिए ये 3 तरीके से हो सकता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हो और अगर स्ट्रॉन्ग बेस हो तब हमें जो सॉल्ट मिलेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा जिसका pH जो है वो 7 होगा या उसके आसपास में ही होगा। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और अगर वीक एसिड मिल जाए, देखिए एसिड और बेस मिलने से हमें सॉल्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो है वो एसिड है तो दबदबा जो है वो एसिड का रहेगा, इसीलिए हमें एसिडिक सॉल्ट मिलेगा और इसका जो pH जो है वो 7 से छोटा होगा। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड अगर एक साथ में मिलता है तो हमें सॉल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन दबदबा जो है वो बेस का रहेगा, तो हमें क्या मिलेगा, बेसिक सॉल्ट मिलेगा। अगर बेस है तो बेसिक सॉल्ट है तो इसका जो pH जो है वो 7 से ज्यादा होगा। हमारे घर में जो डेली यूज किया जाता है जो नमक, बहुत तरह के सॉल्ट होते हैं, लेकिन जो हमारे घर में यूज होता है उसे हम केमिकली हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। देखिए हमें पता है कि एसिड और बेस जब एक साथ में मिलेंगे तब हमें सॉल्ट देगा। तो जब भी एसिड जैसे कि HCl और बेस से अगर मैं ले लो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो मुझे सॉल्ट मिलेगा जिसका फॉर्मूला है NaCl सोडियम क्लोराइड और साथ में पानी भी मिलेगा। बाजार में मार्केट में जितने भी सॉल्ट है वो NaCl ही है, जो हम अक्सर घर में कॉमन जो खाते हैं वो है, नहीं तो बहुत ज्यादा भी सॉल्ट है, संदा नमक, काली नमक, बहुत ज्यादा सॉल्ट है, लेकिन जो कॉमन यूज किया जाता है वो कॉमन सॉल्ट यानी NaCl को यूज किया जाता है। कॉमन सॉल्ट सिर्फ खाने के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, बल्कि ये डेली लाइफ में यूज होने वाला कई केमिकल्स बनाने के लिए ऐसे रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और बहुत सारे केमिकल्स बनाने के लिए इसे यूज किया जाता है। तो पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं उसे देखते हैं। देखिए अगर मैं एक गिलास पानी लेता हूँ और उसमें अगर सोडियम क्लोराइड यानी नमक डाल के घोल देता हूँ तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हम ब्राइन कहते हैं। अगर इस ब्राइन में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा हो तो ब्राइन जो है वो अलग अलग सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। तो इसको और अच्छी तरह देखते हैं। अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को देखोगे तो पूरी तरह आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन इसमें उतना ही टफ कुछ नहीं है। देखिए मैं आपको इसी तरीके से समझाता हूँ। आपको क्या करना है, पहले कंटेनर लेना है, उसके अंदर में आपको ब्राइन डालना है। ब्राइन यानी कोई भी अगर कंटेनर में अगर पानी डालता हो और इसके बाद में सॉल्ट डाल के उसे घोल देता हो तो जो सोल्यूशन बनेगा हम उसे ब्राइन कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम एक बैटरी लेंगे और हम 2 मेटेरियल कंडक्टिंग रॉड लेंगे। हम क्या करेंगे, बैटरी में 2 टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, वो दोनों टर्मिनल रॉड के साथ में जोड़ेंगे। अगर जब हम पॉजिटिव टर्मिनल को कंडक्टिंग रॉड के साथ में जोड़ देंगे तब इसमें चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, जिसको हम कहेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इसे एनोड भी कहा जाता है। उसी तरह हम अगर नेगेटिव टर्मिनल को कंडक्टिंग प्लेट के साथ में, कंडक्टिंग रॉड के साथ में जोड़ते हैं तो वो हो जाएगा, उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड या हम इसे कैथोड भी कहते हैं। जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे इस सॉल्यूशन के थ्रू तो क्या होगा, एक NaCl जो है वो टूट जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और क्या क्या हमें मिलेगा, हमें 3 प्रोडक्ट मिलेगा, NaOH, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। देखिए एनोड के पास चला जाएगा कैथोड, हमें पता है एनोड में A आता है और क्लोरीन पे C, क्लोरीन का फॉर्मूला होता है Cl2, तो AC पास पास चला जाएगा यानी एनोड के पास में क्लोरीन गैस आ जाएगा और बाकी दोनों जो है वो कैथोड के पास चला जाएगा, NaOH भी चला जाएगा और हाइड्रोजन गैस भी चला जाएगा। तो हमें प्रोडक्ट में 3 प्रोडक्ट मिलेगा, NaOH, Cl2 और H2। अभी हम क्या करेंगे, हम बीच में से एक मेम्ब्रेन डाल देंगे। क्यों हम इसे डालेंगे, क्योंकि हमें 3 प्रोडक्ट मिला, अगर वो एक साथ में रिएक्ट कर देंगे तो वो डेंजरस हो सकता है, तो उसी के लिए एक मेम्ब्रेन डाला जाता है पूरा बीच में। हाइड्रोजन जो है वो एक गैस है, क्लोरीन जो है वो भी एक गैस है, तो उसी के लिए वो गैस जो है वो ऊपर उड़ जाता है, तो इसी के लिए 2 आउटलेट बनाया जाता है ऊपर से। हाइड्रोजन के लिए एक आउटलेट बनाया जाएगा, एक ओपनिंग बनाया जाएगा और क्लोरीन के लिए भी ऐसे बनाया जाएगा। और NaOH जो है वो एक बेस है जो सॉल्यूशन फॉर्म में अभी भी है, तो उसके लिए भी एक ओपनिंग होगा, वो उस तरफ होगा। भाई इसको फिर से NCERT के
डायग्राम से कंपेयर करते हैं। ठीक है, हमें पहले क्या करना है, हमें इस तरह की कंटेनर लेना है, उसमें क्या डालना है, ब्रांड डालना है। तो इस तरह से हम एक ब्रांड डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक बैटरी लेंगे। बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, और हम दो कंडक्टिंग रॉड लेंगे। हम क्या करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एक रॉड के साथ में जोड़ेंगे और हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे रॉड के साथ में जोड़ेंगे। इससे क्या होगा कि एक में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसको हम कहेंगे एनोड, जिसके पास में पॉजिटिव आ जाएगा। ए एनोड, मेरा नाम ऐसे है तो मैं पॉजिटिव हूँ, अब इसे ऐसे भी याद रख सकते हो। तो ये हो जाएगा एनोड और ये हो जाएगा कैथोड। जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे तो NaCl जो है वो टूट जाएगा और वाटर जो है वो भी टूट जाएगा। क्योंकि हमें क्या क्या मिलेगा, हमें तीन चीज़ मिलेगा। हमें NaOH मिलेगा, इसके बाद में हमें क्लोरीन गैस मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। क्लोरीन जो है वो गैस है, इसलिए वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये देखिए, ये इस तरह के आउटलेट से चला जाएगा। क्लोरीन जो है, एनोड में आप A देखोगे और क्लोरीन में C देखोगे, तो Ac जो है वो आपस में पास पास ही रहेगा। एनोड के पास में क्लोरीन गैस रहेगा और कैथोड के पास में दो चीज़ मिलेगा, हमें H2 और NaOH। अब हम क्या करेंगे, हम बीच में से एक मेम्ब्रेन डाल देंगे। क्यों हम इसे डालेंगे, क्योंकि हमें तीन प्रोडक्ट मिला, Cl2, H2 और NaOH। अगर ये तीनों एक साथ में आ जाएंगे तो बहुत डेंजरस हो सकता है, रिएक्शन कर दे तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम एक मेम्ब्रेन डालते हैं, सो दैट क्लोरीन जो है वो एक नेचुरल गैस है, वो बहुत डेंजरस गैस है, वो इस तरफ रहेगा और ये दोनों एक तरफ रहेगा। तो इससे क्या होता है, क्लोरीन गैस जो है उसका भी यूज़ होता है, हाइड्रोजन गैस जो है उसका हम डेली लाइफ में बहुत सारा यूज़ है, और NaOH जो है उसका भी बहुत सारा यूज़ है। अब इनका यूजेस यहाँ पे देख सकते हो। डिग्रीजिंग मेटल, सोप और डिटर्जेंट बनाने में भी NaOH का यूज़ किया जाता है। पेपर मेकिंग में भी यूज़ किया जाता है, मतलब पेपर जो होता है उसको बनाने के लिए। इसके बाद आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके बाद में हाइड्रोजन गैस जो है उसे फ्यूल में, एमोनिया एक तरह के फर्टिलाइजर होता है। इसके बाद मार्गेनेट बनाने में भी यूज़ किया जाता है। उस तरह क्लोरीन का भी यहाँ पे यूज़ लिखा हुआ है। इस प्रोसेस को हम क्लोरो एल्केलाइक मेथड कहते हैं। क्लोरो एल्केलाइक क्यों, क्योंकि हमें तीन प्रोडक्ट मिला, NaOH जो एक एल्काली है, क्लोरो यानी क्लोरीन के लिए क्लोरो लिखा हुआ है। तो इस प्रोसेस को हम क्लोरो एल्काली प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि अंततः हमें तीन प्रोडक्ट मिला है, क्लोरीन, हाइड्रोजन और NaOH। क्लोरो लिखा जाता है क्लोरीन के लिए और एल्कालाई लिखा जाता है NaOH के लिए। BP एक होता है तो सही है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा हो जाए तब तो आपका फील्डिंग लगना तय है, वाट लगना तय है, आपका विकेट गिरना तय है। अगर दोनों को एक को भी पता चल जाए तब वो आपको विकेट गिराने की कोशिश करेगी। 2 BP, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और विकेट से W से आप याद रखना वॉशिंग सोडा। अगर दोनों में अगर एक को भी पता चल जाए तो वो आपको मारने की कोशिश करेगी। पहले एक तरह की सोडा से आपका फील्डिंग सेट करेगी, यानी बेकिंग सोडा से आपको मारने की कोशिश करेगी। अगर आप बच जाते हो किसी भी तरह से तो वो आपकी धुलाई करेगी, वो बहुत अच्छे से वॉश करेगी दूसरे तरह के सोडा से, यानी वॉशिंग सोडा से आपको मारने की कोशिश करेगी। और अंततः अगर आप बच भी जाते हो तो वो एक तरह का पाउडर का यूज़ करेगी आपको मारने के लिए, यानी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करेगी आपको मारने के लिए। तो पहले बेकिंग सोडा का यूज़ करेगी, नहीं हुआ तो वॉशिंग सोडा का यूज़ करेगी और अंततः ब्लीचिंग पाउडर से आपको मारने की कोशिश करेगी। पहली बार बेकिंग सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करेगी, दूसरी बार आपको धोएगी, अच्छी तरह धोएगी। कैसे धोएगी, हीट करके आपको धोएगी। और तीसरी बार एक हार्मफुल, अगर आप बच भी जाते हो तो एक हार्मफुल गैस से आपका प्रयोग कर को मरने की कोशिश करेगी। मैं इनको क्यों बोल रहा हूँ आपको अभी समझ में आएगा। तो हम अभी पढ़ने वाले हैं बेकिंग सोडा के बारे में, BWP, यानी हम पहले पढ़ेंगे बेकिंग सोडा के बारे में, इसके बाद वॉशिंग सोडा के बारे में देखेंगे, इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर के बारे में देखेंगे। देखिए, हम पहले तीनों का जो है प्रिपरेशन जो है वो कैसे बनता है इनको देखेंगे, इसके बाद में हम इनके यूजेस जो है उसको देखेंगे। हमें इनको एक सीक्वेंस में देखना है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। पहले हम बेकिंग सोडा को देखेंगे, इसके बाद दूसरे तरह के सोडा यानी वॉशिंग सोडा को देखेंगे, इसके बाद एक पाउडर यानी हम ब्लीचिंग पाउडर को देखेंगे। मैंने कहा था कि बेकिंग सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करेगी, इसके बाद धोएगी आपको हीट से, इसके बाद एक हार्मफुल गैस का यूज़ करेगी यानी क्लोरीन गैस का। जो पहले हम बेकिंग सोडा को अच्छे से देखते। देखिए, हमने कॉमन सॉल्ट के बारे में देखा था, कॉमन सॉल्ट यानी NaCl। हम बेकिंग सोडा में हमारा फंडामेंटल जो रॉ मटेरियल है वो है NaCl, और हमने अभी देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करेगी और साथ वाटर का यूज़ करेगी और एक टाइप का कंपाउंड को यूज़ करेगी जिसको हम एमोनिया कहते हैं। अभी इन सब को एक साथ में अगर रिएक्शन करवाए तो हमें एमोनियम क्लोराइड मिलेगा और हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा।
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो एक तरह का मेटल कार्बोनेट है, उसी को ही हम बेकिंग सोडा कहते हैं। तो अगर बेकिंग सोडा बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम NaCl लेंगे और हम कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे और साथ ही साथ और दो कंपाउंड को लेंगे, एक वाटर और दूसरा अमोनिया NH3। अब हम वॉशिंग सोडा कैसे बनते हैं उसे देखते हैं। देखिए, वॉशिंग सोडा जो है वो बेकिंग सोडा से बनता है, यानी NaCO3 से बनता है। मैंने उस समय भी कहा था वो दोए की आपको हीट देके दोए की, तो जब भी NaCO3 को जब हम हीट देंगे, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको जब आप हीट करेंगे तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। जब इनको हम सोडियम कार्बोनेट को वाटर के पेजेस में क्रिस्टलाइन करेंगे तो हमें मिलेगा Na2CO3.10H2O। इस ये 10H2O का मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल Na2CO3 के साथ में 10 H2O मॉलिक्यूल जो है वो जुड़ा हुआ है। तो Na2CO3.10H2O इसी को हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। अब हम हमारा आखिरी प्रोडक्ट यानी ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है उसको देखते हैं। देखिए, मैंने उस समय भी कहा था कि वो आखिर में कैसे आपको मारेगी, क्लोरीन गैस से, एक हार्मफुल गैस से यानी क्लोरीन गैस से। देखिए वो अब हम देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है। देखिए, अगर मैं स्लेक लाइम बनता हूँ और स्लेक लाइम पे अगर मैं क्लोरीन गैस को अगर पास करता हूँ तो मुझे मिलेगा CaOCl2, वही है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। और साथ ही साथ हमें वाटर मिलेगा और CaCl2 भी मिलेगा। तो CaOCl2 जो है वही ब्लीचिंग पाउडर है। मैंने आपको प्रिपरेशन पार्ट जो है वो समझा दिया है, क्योंकि यही पार्ट जो है वो थोड़ा दिक्कत करता है, लेकिन मैंने शॉर्टकट रास्ता से आपको समझा दिया है। अभी हम इनका यूसेस, सभी का यूसेस और अच्छे से तो डिटेल तरीके से हम देखते हैं। हम पहले बेकिंग सोडा को देखते हैं। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaCO3 होता है। ये केक बेक करने में यूज किया जाता है। किचनों में अक्सर आपको बेकिंग सोडा जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। उसे एंटासिड बनाने में यूज किया जाता है। एंटासिड यानी गैस की दवाई, और ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में भी यूज किया जाता है। सोडा यानी देखिए बेकिंग सोडा, और एसिड यानी सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब भी ये दोनों एक साथ में मिक्स करते हैं, बेकिंग सोडा और जो सल्फ्यूरिक एसिड, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जब भी आप आग में दोगे तो आग जो है वो बुझ जाएगा। इसलिए एक्सटिंग्विशर जो होता है आग बुझाने में सोडा फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है। केक बेक करने में भी बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। देखिए, जब हम हीट देकर केक को फुलाते हैं उसको ही बेकिंग कहना कहते हैं। जब हम केक को हीट देकर फुलाते हैं उसको बेकिंग करते हैं। जब भी हम बेकिंग सोडा के साथ में केक को फुलाते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड ही केक को सॉफ्ट और फ्लफी बनाता है। बेकिंग सोडा जो है वो बेकिंग पाउडर बनाने में भी यूज किया जाता है। आप बेकिंग पाउडर को जो है ब्लीचिंग पाउडर से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे बेकिंग है तो बेकिंग आएगा, ब्लीचिंग नहीं आएगा। ये एंटासिड बनाने पे भी यूज किया जाता है। देखिए, हमारे पेट में जब एसिड ज़्यादा हो जाता है, एक्सेस अमाउंट का एसिड हो जाता है, तब हम न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस का यूज करते हैं। और बेकिंग सोडा जो है वो एक माइल्ड बेस है। जब भी हम बेस का यूज करते हैं तब एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज होता है। वो एंटासिड बनाने में भी यूज किया जाता है। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, ये फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में भी यूज किया जाता है। हमने देखा कि वॉशिंग सोडा जो होता है वो बेकिंग सोडा से बनता है। अब इनका यूसेस को देखते हैं कि इंडस्ट्रियल यूसेस के लिए जाना जाता है। देखिए, जैसे कि ग्लास इंडस्ट्रीज में वॉशिंग सोडा का यूज होता है। वॉशिंग सोडा ग्लास बनाने में यूज होता है। ग्लास बनाने के लिए हमें सैंड यानी बालू और लाइमस्टोन का यूज होता है। जब भी हम वॉशिंग सोडा को इनके साथ में मिलाते हैं तब हमें सॉफ्ट क्लियर ग्लास बनता हुआ दिखता है। इनको सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है। जैसे कि वॉशिंग सोडा जो है वो क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज होता है। डिटर्जेंट यानी जैसे कि सर्फ एक्सेल ले लो या रिन ले लो, अगर इनके साथ में अगर आप वॉशिंग सोडा को ऐड करो तो आपका जो क्लीनिंग पावर है डिटर्जेंट का वो बढ़ जाता है। पेपर इंडस्ट्रीज में भी इनका यूज किया जाता है। जैसे कि पेपर को सॉफ्ट करने के लिए यूज होता है। इनका यूज कुछ केमिकल कंपाउंड जैसे बोराक्स को बनाने में यूज होता है। बोराक्स क्या है उसको आगे हम देखेंगे। और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर जो है उसको रिमूव करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज होता है। देखिए, बोराक्स जो है वो एक वाइट कलर का पाउडर होता है जिसको हम प्रिजर्वेटिव, एंटीसेप्टिक या इंसेक्टिसाइड बनाने में यूज किया जाता है। अब हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है? देखिए, अगर वाटर में कैल्शियम जो है या मैग्नीशियम आयन जो है वो अगर ज्यादा हो जाए तो वाटर में बबल्स जो है, सोप से जो बबल्स बनता है यानी सोप आसानी से काम नहीं करता, तो उनको हटाने के लिए, हार्डनेस को हटाने के लिए हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। अब इसके यूसेस को देखते हैं।
देखिए ब्लीचिंग पाउडर का सबसे इम्पोर्टेंट यूज से ये ब्लीचिंग करने के लिए हेल्प यूज किया जाता है। ब्लीचिंग यानी सफेद करना या साफ करना। देखिए कॉटन और नायलॉन क्लॉथ जो है उनको ब्लीचिंग करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। इसके बाद में पल्प जो है उसे सफेद करने के लिए भी, उससे ब्लीचिंग करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। पल्प देखिए वुड जो है लकड़ी, उसको अगर हम क्रश करते हैं तो हमें एक पेस्ट के जैसा चीजें मिलता है, उसे हम पल्प कहते हैं। इसी से ही हम पेपर को बनाते हैं। हम जब भी हमारा कपड़ा लॉन्ड्री के पास धो के देते हैं तब वो ब्लीचिंग पाउडर का यूज करता है। ब्लीचिंग पाउडर देने से कपड़ा जो है उसका सफेदी और ज्यादा आ जाता है। इसे एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज किया जाता है। देखिए केमिकल इंडस्ट्रीज में इसे यूज किया जाता है क्योंकि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होता है उसमें हेल्प करता है। तीसरा है हमारा डिसइंफेक्टेंट यानी जर्म्स को मारने में। देखिए ब्लीचिंग पाउडर जो है ये वाटर में मिलकर जर्म्स को किल करता है। हॉस्पिटल, ड्रेन्स, बाथरूम, इन सब जगह सफाई के लिए इसे यूज किया जाता है। ड्रिंकिंग वाटर में अगर मैं ब्लीचिंग पाउडर को अगर डालता हूँ तो इसमें जो भी जर्म्स बैक्टीरिया जो हार्मफुल है वो उसे मार देता है। अगर किसी भी सॉल्ट के स्ट्रक्चर के साथ में अगर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ऐड हो जाए तो हम उसे कहेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सपोज कॉपर सल्फेट है, अगर उसके साथ में अगर 5 जो है फिक्स्ड होना चाहिए, अगर 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाए तो हम इसे कहेंगे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। यहाँ पे आप देखिए इसका कलर ब्लू है, ये ऐसे लगता है कि ये ड्राई है, लेकिन इसके जो स्ट्रक्चर है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड है। जब भी हम हीट करते हैं तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो निकल आते हैं, इसलिए इसका कलर जो है ये ब्लू से व्हाइट बन जाता है। अब मैं फिर से अगर इस व्हाइट पाउडर में अगर वाटर ऐड करूँ तो वाटर जो स्ट्रक्चर जो है उसके साथ में जोड़ देंगे, इसीलिए इसका कलर जो है वो फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट के साथ में अगर हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो ऐड हो जाए तो हम इसे कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे बनाया जाता है जिप्सम से। जिप्सम जो है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है कॉपर सल्फेट जो है, इसके साथ में अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल आ जाए तो हम इसे जिप्सम कहते हैं। जब इसको हीट किया जाता है तो 2 मॉलिक्यूल वाटर का जो है वो निकल के हाफ हो जाता है, इसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और जब भी हम इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को फिर से वाटर के साथ में मिक्स करते हैं तो फिर से जिप्सम जो है वो बन जाता है। क्योंकि जब भी हम वाटर जो है वो ऐड करते हैं तब हाफ मॉलिक्यूल जो है वो 2 वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है और फिर से जिप्सम जो है वो बन जाता है। अभी आप कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला है वहाँ पे हाफ लिखा है और हमें पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है वो हाफ नहीं होता। तो इसका अर्थ यही है कि देखिए 2 सॉल्ट जो है अगर हाफ लिखा हुआ है तो इसका अगर 2 मॉलिक्यूल लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग यही है कि 2 कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल जो है उसके साथ में 1 वाटर मॉलिक्यूल आएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इसको आप किसी भी तरह मोड़ सकते हो, किसी भी शेप आप दे सकते हो, लेकिन जब भी पानी के साथ मिलेगा तो ये धीरे धीरे सेट होकर हार्ड, सॉलिड और स्टर्म बन जाएगा। इसीलिए इसका यूज वाइडली यूज किया जाता है बहुत सारे चीज़ों में। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे ज़्यादा यूज हॉस्पिटल्स में किया जाता है। जब भी कोई मरीज का बोन डिसलोकेट हो जाता है तब इस डिसलोकेटेड बोन को अपनी जगह लाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो आसानी से अपना शेप जो है वो चेंज कर लेता है, इसीलिए इसका यूज बहुत सारा टॉयज बनाने के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि इससे आप एनिमल कैरेक्टर हो या कार्टून कैरेक्टर हो उसको आप आसानी से बना सकते हो। इससे सस्ते ऑर्नामेंट जो है वो भी बनाया जा सकता है, जैसे कि ब्रेसलेट हो, बैंगल्स हो, इयररिंग्स हो, इनको आसानी से बनाया जा सकता है। इससे बहुत सारा कॉस्मेटिक चीज़ें भी बनाया जाता है, जैसे कि फेस मास्क हो, इसे भी, या कॉस्मेटिक स्टूडियो मॉडल्स जो है वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया जाता है। तो यही तक था हमारा ये चैप्टर यही खत्म होता है। अगर आपको मुझसे कोई भी सवाल हो तो आप मेरे हैंडल्स पे जाकर मैसेज कर सकते हो। देखिए कॉन्सेप्ट लेना एक चीज़ होता है, लेकिन आपको अच्छा मार्क्स तभी आएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो मैं क्वेश्चन के लिए भी पूरा 20 साल का कंपाइलेशन में लेके आऊँगा और एक साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि बेटर मार्क आए एग्जाम पर। तो फिर से दूसरे चैप्टर के साथ में हम मिलेंगे।